यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बीपीएससी का यहाँ पर बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला जो टेस्ट है BCW, इसका हम लोग यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट दूसरा देख रहे थे। ठीक है, पार्ट 1 कर चुके हैं, पार्ट 2 हम यहाँ पर हम लोग करेंगे इसका। एक बात और, यहाँ पर जो BCW के जो पहले के पेपर थे वो पूरे हो गए हैं। यहाँ पर जो भी 2.0 नया यहाँ पर स्टार्ट हुआ टेस्ट, जब यहाँ पर डेट इसका बढ़ा हुआ है ना, पोस्टपोन हुआ डेट, इसको लेकर के यहाँ पर नेट सीरीज है, तो उसका दूसरा पेपर फुल लेंथ है। क्योंकि जितने भी यहाँ पर अभी पेपर आएंगे, जितने भी क्लासेस के KGS का भी आने वाला है ना, अभी हम लोग ने यहाँ पर देखा है, एडुटेरिया का भी देखा है, तो सब फुल लेंथ पेपर ही होंगे वो, है ना। तो आते स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर पार्ट 2 से देखते हैं। और 75 करीब क्वेश्चन हम लोग ने यहाँ पर कवर किए थे। ठीक है, जहाँ से कवर किए थे उसके आगे से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, जो बचे हुए क्वेश्चन है। आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। ये 75 तक पूरे हो गए थे। 76 से देखते हैं। 76 है, भारत में किस प्रमुख महानगर में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 30 मंजिला बिहार भवन का निर्माण को मंजूरी दी गई है? आंसर हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। 76 का सही आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई, इसका करेक्ट आंसर है। मुंबई में क्षेत्रीय संपर्क, प्रशासनिक स्थान और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 30 मंजिला बिहार भवन का निर्माण किया जाएगा। 77 है, बिहार के किस विभाग को जल जीवन हरियाली मिशन अभियान के कार्यान्वयन के लिए स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया जाएगा? यह किया गया है। आंसर क्या होगा 77 का? करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय विभाग, इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर स्टेटमेंट सही है यहाँ से। ठीक है, 77 का डी करेक्ट है। पंचायती राज विभाग को जल जीवन हरियाली मिशन के अंतर्गत किए गए कार्यों के लिए SKOC ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 78 है, बिहार पुलिस द्वारा राज्य में महिलाओं की सुरक्षा संरक्षण बढ़ाने के लिए विशेष रूप से किस सुरक्षा बल का गठन किया गया था? आंसर हो जाएगा ये किया गया है गठन। 78 का सही आंसर ये हो जाएगा अभया ब्रिगेड, इसका आंसर होगा। बिहार पुलिस ने अभया ब्रिगेड नामक एक विशेष इकाई का गठन किया है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक और शहरी क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा। 79 नंबर है, बिहार में भगवान शिव के संबद्ध विरासत स्थलों को बढ़ावा देने के लिए किस धार्मिक पर्यटन पहल की घोषणा की गई थी? आंसर 79 का हो जाएगा, ये घोषणा की गई थी शिव सर्किट, इसका सही आंसर होगा बी नंबर करेक्ट आंसर है शिव सर्किट। बिहार सरकार ने राज्य के भगवान शिव को समर्पित प्रमुख मंदिरों में आपस में जोड़ने के लिए शिव सर्किट विकसित करने की घोषणा की है, और इसे आगे बढ़ाकर शिव शक्ति सर्किट के रूप में भी विस्तारित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर है, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक ने किस जैव अपशिष्ट पदार्थ उपयोग करके एक अभिनव कम लागत वाला नैनो फिल्टर विकसित किया है? आंसर हो जाएगा ये विकसित किया है एट्टी का सही आंसर अंडे के छिलके। ठीक है, बिहार के आर्यभट्ट विज्ञान विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने फेंके गए अंडों के छिलकों का उपयोग करके एक कम लागत वाली जल शोधन प्रणाली विकसित की है। यह तकनीकी आर्सेनिक फ्लोराइड तथा अन्य हानिकारक तत्वों को होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए संभावित समाधान होगा। आगे आते हैं, क्वेश्चन है आगे। क्वेश्चन नंबर 81, प्रागैतिहासिक पुरातत्व में माइक्रोलिथ शब्द तात्पर्य किससे संबंधित है? ये तात्पर्य क्या है इसका? देखो, जो माइक्रोलिथ है ये क्या है? माइक्रोलिथ जो है ये लघु पाषाण शब्द का तात्पर्य छोटे बारीक के रूप में निर्मित पत्थर के उपकरण के रूप में मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषताओं के यहाँ पर बन गए थे, और ये उपकरण आमतौर पर काफ़ी छोटे, नुकीले और अक्सर ज्यामितीय आकार के होते थे। माइक्रोलिथ का उपयोग या तो स्वतंत्र रूप से किया जाता या दैनिक गतिविधियों के लकड़ी हत्थों को लेकर हड्डियों के तीरों या मिश्रित उपकरणों को फिट करने के लिए करते थे। मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ठीक है, और नव पाषाण काल के बीच संक्रमणकालीन चरण को दर्शाता था, और इस चरण के दौरान हिमयुग के बाद जलवायु परिस्थिति तंत्र में सुधार हुआ था और जंगलों में घास के मैदान का विस्तार हुआ था, और शिकार के तरीके अधिक विशिष्ट हुए थे। 3 बातें से याद रखनी इसके, और इसके परिणाम स्वरूप छोटे और अधिक कुशल उपकरण जो थे, जैसे ब्लेड के नुकीले उपकरण, है ना, खुरचनी और ज्यामितीय माइक्रोलिथ एक आम हो गए थे इसमें, है ना, एक आम बात माने थे। आंसर क्या होगा इसका? बी करेक्ट है। कौन सा? 81 का। 82 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के संबंध में विचार करना है। उत्तर वैदिक काल के दौरान सभा पूरी तरह से गायब हो गई थी, ये बात क्या होगी? गलत है। क्यों? क्योंकि
उत्तर वैदिक काल में सभा, समिति और विद्युत परिषद जैसी संस्थाएं अस्तित्व में बनी रही थीं, गायब नहीं हुई थीं। बड़े क्षेत्रीय राज्यों का उदय के साथ राजा का अधिकार में वृद्धि हुई थी। ये बात करेक्ट है। तीसरा, महिलाओं की सभा ने समितियों, राजनीति और सभाओं में स्वतंत्र रूप से भाग लेना जारी रखा था। ये बात गलत है। स्वतंत्र रूप से भाग लेना जारी नहीं रखा था, ये बात गलत हो जाएगी इसकी। ठीक है। चौथा, बलि धीरे धीरे स्वैच्छिक भेंट के बजाय एक नियमित रूप से कर के रूप में परिवर्तित हो गई थी। 82 का जो स्टेटमेंट होगा ये पहला और तीसरा गलत है, गलत ही पूछा है। 1 और 3 ए। 83 नंबर, 83 नंबर, हर्यक वंश के संबंध में वह कौन शासक था जिसने अंग का विलय किया और चंपा को एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र बनाया था? वह था कौन सा? आंसर हो जाएगा 83 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये हो जाएगा क्या? सही आंसर है बिंबिसार, इसका सही आंसर होगा। ठीक है। हर्यक वंश के सबसे प्रमुख शासकों में से एक बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर अंग के विलय किया था और अंग की विजय रणनीति और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसने मगध को पूर्वी व्यापार के मार्गों पर नियंत्रण प्रदान किया था और मगध की राजधानी स्थिति को मजबूत किया था और इसके क्षेत्रीय प्रभाव को भी विस्तार किया था। 84 आते हैं 84, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में विचार करने। सोचिए, सूची दो, देखते हैं। पहली बात है कोष। कोष क्या था? ये आपका हो जाएगा, जो कोष होता था ये मुख होता था, मुख। ठीक है। उसके बाद जनपद पैर, मित्र कान और दंड मस्तिष्क। ठीक है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर यहाँ से डी करेक्ट है। 85 है खारवेल और हाथी कुंभा के बारे में विचार करना है। ये खारवेल ने ब्राह्मी लिपि का उपयोग करके प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण किया गया था। 85 पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? 85 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड, खारवेल को सातवाहन वंश से संबंधित बताया गया है। ये बात गलत है। गलत है क्योंकि खारवेल को बोल रहा है कि सातवाहन वंश से संबंधित बताया गया ना। खारवेल सातवाहन से संबंधित तो नहीं था। खारवेल, हाँ गलत होगा स्टेटमेंट ये, क्योंकि सातवाहन से संबंधित यहाँ पर नहीं बताया गया था। अभिलेख के मूल रूप से नंदकाल के दौरान निर्मित एक नहर के पुनरुत्थान को उल्लेख मिलता है इसमें। ये बात करेक्ट है। और चौथी बात है खारवेल मगध और जैन मूर्ति को वापस कलिंग लाया था। सही है। 1 3 4 से है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 85 का क्या सही आंसर क्या होगा बताओ? 85 का सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से 134 सही आंसर है। 86 नंबर है 86, गुप्त काल की अर्थव्यवस्था के संबंध में विचार करना है। गुप्त काल के समय सोने के सिक्के के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द दीनार रोमन मुद्रा प्रणाली के प्रभाव से आया था। ठीक है। पहला क्या होगा? 86 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। पहली बात 86 की यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। सेकंड, पूरे गुप्त काल में गुप्त सिक्कों के सोने की मात्रा कुषाण काल के सोने के सिक्कों के बराबर ही रही थी। ये बात गलत है क्योंकि गुप्त के सोने का सिक्का दिनार रोमन शब्दावली के रूप में रोमन जो थे उसके हिसाब से यहाँ पर उनको दर्शाया गया था और ये गुप्त काल में दौरान उनकी शुद्धता और सोने की मात्रा लगातार कुषाण के सिक्कों के मानक के बराबर नहीं रही थी और बाद के चरण में सोने की मात्रा में गिरावट आई थी और सिक्कों की गुणवत्ता कमजोर हुई थी। गुप्त काल के दौरान व्यापारिक संघ गिल्ड कभी कभी बैंकिंग के काम करते थे। ये बात करेक्ट है। चौथा, ब्राह्मणों के लिए दिए गए अनुदान अक्सर राजस्व वसूली को लेकर के सीधा नियंत्रण कम हो जाता था। चौथा करेक्ट है। आंसर 1 3 4 से है। सही आंसर क्या होगा? ये यहाँ करेक्ट आंसर है। 87 नंबर है एलोरा में प्रसिद्ध एकाश्म कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक के अंतर्गत किया गया था? आंसर हो जाएगा 87 का, ये किया गया था कृष्ण प्रथम इसका आंसर होगा क्योंकि एलोरा का कैलाश मंदिर प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के शैलकृत वास्तुकला की सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक है और इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के शासनकाल में हुआ था। और यह मंदिर विशेष रूप से इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यह एक एकल चट्टान को तराशकर बनाई गई एकाश्म संरचना है जिसे एक स्वतंत्र मंदिर के परिसर के रूप में डिजाइन किया गया है। कैलाश मंदिर जमीन स्थापत्य शैली, उन्नत इंजीनियरिंग कौशल और बड़े पैमाने पर कलात्मक योजना का प्रतिनिधित्व करता है और ये भगवान शिव को समर्पित है। सही आंसर 87 का सी सही करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म के मध्यम मार्ग की अवधारणा को अच्छी तरह से दर्शाता है? आंसर हो जाएगा 88 का करेक्ट आंसर क्या?
88 का सही आंसर हो जाएगा विलासिता और अत्यधिक आत्म यातना दमन दोनों में बचना। ठीक है, कहने का मतलब था कि बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग की धारणा गौतम बुद्ध की मुख्य शिक्षाओं में से एक था। ज्ञान प्राप्त करने से पहले बुद्ध ने राजकुमारों जैसी विलासिता के बाद से कठोर तपस्या दोनों को अनुभव किया था और वे अंत में इस नतीजे पर पहुंचे थे कि वे आध्यात्मिक मुक्ति पाने के लिए दोनों ही अतिवादी रास्ते से सही नहीं थे। इसलिए बुद्ध ने सांसारिक सुखों में से काफ़ी ज़्यादा लिप्त रहने और खुद को ज़्यादा कष्ट देने को लेकर के तपस्या करने के बीच संतुलित रास्ते की वकालत करने को लेकर इसमें संतुलित बनाए रखने का मध्यम मार्ग बताया था। आगे आती क्वेश्चन 89 89। देवराय प्रथम के शासनकाल के संबंध में विचार करना है। ये बोला है कि किस विदेशी यात्री ने विजयनगर की यात्रा की थी, विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। 89 का आंसर हो जाएगा, ये की थी किसने? निकोली दी कोंटी। निकोली दी कोंटी इसका सही आंसर हो जाएगा। वेनिस के मशहूर यात्री निकोली कोंटी ने 1420 के आसपास देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। उन्होंने विजयनगर की समृद्धि, उनकी सैन्य शक्ति और राजनीतिक भव्यता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी दी थी। उन्होंने मशहूर बात कही थी कि इस शहर में 90,000 से ऐसे पुरुष हैं जिनमें हथियार उठाने के सक्षम हैं। ठीक है, क्वेश्चन 90 है। इंडो हिंद यवन शासकों के बारे में विचार करना है। वे भारत के बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले शासक थे। 90 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है? करेक्ट है? नहीं, पहला गलत है, क्योंकि भारत में इंडो ग्रीक ही पहले शासक थे जिन्होंने अच्छी तरह से बने डाइक या डाइक स्ट्रक सिक्के, ये 2 भाषाओं वाले सिक्के जिसको बोलते थे, उनकी शुरुआत की थी और सोने के सिक्के जारी किए थे। हालांकि बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने का मुख्य श्रेय कुषाणों को जाता था, ना कि इंडो हिंद यवन शासक को। पहला गलत है। इंडो ग्रीक सिक्कों पर ग्रीक और खरोष्टी भाषाओं में दीर्घ कारक मतलब यहाँ पर छपे होते थे, है ना, अंकित होते थे। सेकेंड बात करेक्ट है। कुछ सिक्कों में भारतीय वजनों का मानक और भारतीय धार्मिक प्रतीकों का भी इस्तेमाल करते थे लोग, और ये स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार ढलने के साथ साथ भारतीय समाज में मिलजुल के प्रशासनिक लचीलेपन को भी दर्शाते थे। दूसरा सही है। तीसरा, इंडो ग्रीक शासकों ने उत्तर पश्चिम भारत में सैन्य गवर्नरशिप की प्रथा शुरू की थी। तीसरी बात भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? तीनों में से 2 करेक्ट है, 2 और 3। आंसर क्या होगा? बी। 91 है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो मुख्य रूप से किसके बीच दार्शनिक संवादों से संबंधित है? 91 का सही आंसर हो जाएगा बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो मुख्य रूप से किनके दार्शनिक संवादों के बीच संबंधित है? आंसर हो जाएगा मिनांडर और नागसेन, इसका सही आंसर होगा। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो मिलिंद के प्रश्न मुख्य रूप से इंडो ग्रीक के शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच दार्शनिक बातचीत से जुड़ा है। इस ग्रंथ में बौद्ध दर्शन, आत्मा के स्वरूप, पुनर्जन्म, कर्म निर्माण और नैतिक आचरण का विस्तार की चर्चा से जुड़ा हुआ है, और बौद्ध परंपरा के अनुसार मिनांडर नागसेन, है ना, की दार्शनिक व्याख्याओं की काफ़ी प्रभावित हुए। बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म में अपना लिया था। आंसर ए करेक्ट है, सी करेक्ट है ना, मिनांडर और नागसेन। आगे आते हैं, क्वेश्चन 92 है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चंदेल से जुड़ी मंदिर वास्तुकला की परिपक्व नागर शैली को लेकर सबसे अच्छे तरीके से प्रतिनिधित्व करता है? 92 का आंसर हो जाएगा, ये करता है कौन? सही आंसर कंदरिया महादेव का मंदिर। खजुराहो की कंदरिया महादेव का मंदिर उत्तर भारत में नागर शैली की मंदिर वास्तुकला के सबसे अच्छा और सबसे परिपक्व एग्जाम्पल में से एक बताता है, जिसका निर्माण चंदेल संरक्षण में हुआ था और जिन्होंने 9वीं और 13वीं शताब्दी के बीच बुंदेलखंड पर शासन किया। और यह मंदिर ऊंचे वक्राकार शिखर, अत्यधिक अलंकृत दीवार, विस्तृत मूर्तिकला, नक्काशी और अत्यधिक विकसित स्थापत्य योजनाओं के लिए प्रसिद्ध था। खजुराहो के मंदिर का समूह नागर शैली के सबसे समृद्ध और पुरस्कृत रूप में प्रस्तुत करता था। यहाँ पर बात कर रहा है कौन सी? कंदरिया महादेव का मंदिर। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा बी 92 का। 93 नंबर है। कथन ने कारणार इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना है। 93 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही बात है, क्योंकि इल्तुतमिश ने उत्तर भारत में तुर्की शासन की नींव रखी थी और उसने उस चरण में सल्तनत राजनीति पर अस्थिर और प्रतिद्वंदी तुर्की दावेदारों, राजपूत प्रतिरोध और केंद्र विरोधी प्रांतीय शक्तियों पर घिरी हुई थी। और ये इल्तुतमिश ही था जिसने शुरुआती में तुर्की क्षेत्रों को एक स्थायी
और संगठित राज्य में बदल दिया था। सेकेंड बात है यार, उसने आंतरिक विद्रोह को बाहरी खतरों के खिलाफ सल्तनत सुदृढ़ किया और राज्य की प्रशासनिक स्थिरता को प्रदान की थी। करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट हैं, ए और आर। आंसर क्या हो जाएगा 93 का ए बात करेक्ट है। 94 नंबर क्वेश्चन आज देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी प्रशासनिक सुधारों के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, उसने सैनिकों के विस्तृत विवरण रखने के लिए चेहरा प्रथा की शुरुआत की थी या हुलिया प्रथा की शुरुआत की थी। पहला 94 का पहला स्टेटमेंट यहां से जो रहेगा ये करेक्ट है। सेकंड बात आते हैं, सेकंड बात यहां से सेकंड बात बोला है कि दाग प्रथा का तात्पर्य घोड़ों को दागने से था। सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि दाग प्रथा के तहत भ्रष्टाचार, घटिया जो घोड़े थे उनकी अदला बदली, धोखाधड़ी वाले सैन्य दावों को रोकने के लिए ध्यानित जो सैनिकों पर घोड़ों को दागा जाता था, और ये अलाउद्दीन की एक महत्वपूर्ण सैन्य सुधार था। आगे अलाउद्दीन सैन्य अपने सैन्य जो सैनिक यहाँ पर मुख्य रूप से वंशानुगत था और इकता रूप में भुगतान करता था। तीसरा गलत है, अलाउद्दीन एक बड़ी संख्या सेना रखने का प्राथमिकता देता था, जिसे शाही खजाने के रूप में नगद भुगतान देता था, ना कि इकता। ठीक है, वह सेना के भुगतान के लिए मुख्य रूप से वंशानुगत इकता बंटन पर निर्भर नहीं था। दीवानी रियासत बाजार के नियमों को मूल्य नियंत्रण की निगरानी करता था। चौथा करेक्ट है। आंसर 1, 2 और 4 सही आंसर ए करेक्ट है। 95 नंबर है, फिरोज शाह तुगलक के संबंध में विचार करना है। उसने इकता प्रणाली को वंशानुगत बना दिया था। 95 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है, पहली बात सही है। उसने गैर मुसलमानों पर कड़ाई से जजिया कर लगाया था, यह बात भी करेक्ट है। और सल्तनत ढांचे के भीतर हिंदुओं के साथ दोयम दर्जे का नागरिक जैसा व्यवहार किया था। उसने अपने सभी करों को समाप्त कर दिया जिन्हें उलेमाओं द्वारा गैर इस्लामी माना गया था। तीसरी बात भी करेक्ट है। चौथी बात है, चौथा बोला है कि उसने प्रशासन के मामलों में उलेमाओं के प्रभाव को हतोत्साहित किया था। चौथी बात क्या है? चौथी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि फिरोज शाह वास्तव में उलेमाओं पर बहुत अधिक निर्भर था और उनकी सलाह मानता था और अपनी कई नीतियों को रूढ़िवादी इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार तैयार करता था। इस प्रकार उसने प्रशासन में उनके प्रभाव को हतोत्साहित करने के बजाय प्रोत्साहन किया था। चौथी बात गलत है, बाकी 1, 2, 3 करेक्ट हो जाएगा। 96 नंबर है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दीर्घकाल तक चलने वाली प्रति सरकार समानांतर सरकार महाराष्ट्र के किस जिले में स्थापित की गई थी? 96 का आंसर हो जाएगा, ये स्थापित की गई थी सतारा। सही आंसर सी। महाराष्ट्र के सतारा की प्रति सरकार समानांतर सरकार भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित सबसे सफल, संगठित और लंबे समय तक चलने वाली समानांतर सरकारों में से एक थी। इसका नेतृत्व नाना पाटिल और वाई चौहान जैसे प्रभावशाली जमीनी नेताओं ने किया था और यह लगभग 1943 के मध्य से 1945 तक सक्रिय रही थी। आगे आते क्वेश्चन 97 नंबर है। सूची 2 को मैच करते हैं, देखते हैं अधिनियम और यहाँ पर इसका प्रावधान दे रखा है, क्या प्रावधान है। पहली बात है, पहला इसका है जो अधिनियम प्रावधान के हिसाब से अगर मैच करेंगे तो यहाँ से आएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये हो जाएगा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। चार्टर अधिनियम 1813 चाय के चीन के व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त किया था। चार्टर अधिनियम 1833 ये क्या था? ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हुआ था। और भारत शासन अधिनियम 1858 भारत सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का पद सृजन किया था। करेक्ट आंसर यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है, देखते हैं जो भी होगा। नंबर है, ब्रह्म समाज तथा आर्य समाज के दौरान दोनों ने सामाजिक सुधारों का समर्थन किया था, किंतु कुछ धार्मिक सिद्धांतों तथा उनके विचारों में मूलभूत मतभेद था। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा उनके बीच वैचारिक मतभेद का प्रमुख कारण बनी थी? आंसर क्या होगा? 98 का आंसर हो जाएगा यहाँ से करेक्ट क्या होगा? 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से सही आंसर 98 का होगा वेदों की
जो अप्रमाणता थी, है ना, अप्रमाणता, उसकी अचूकता, ये मान सकते हो। 20 का आंसर होगा। क्योंकि क्योंकि ब्रह्म समाज और आर्य समाज दोनों ने बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का प्रबल विरोध किया था। दोनों ने छुआछूत जैसी कठोर सामाजिक प्रथाओं का विरुद्ध सक्रिय रूप से अभियान चलाया था और महिला शिक्षा के लिए संस्थाओं की स्थापना की थी। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 99 है, सूची 2 को मैच करते हैं नेता संगठन और इसका यहाँ पर कार्य गतिविधि कौन कौन सी बताना है। आंसर हो जाएगा 99 का सही आंसर ये हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस के भीतर योजना समिति की प्लान कमेटी का गठन, बी आर अम्बेडकर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना, ठीक है। उसके बाद सी घनश्याम दास बिरला हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे। कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी के स्थापना मदन मोहन मालवीय। करेक्ट आंसर A1, B2, C3 और D4 यहाँ से सही आंसर होगा। 99 का ए करेक्ट आंसर है। 100 नंबर क्वेश्चन है 100 नंबर। महात्मा गांधी की देशव्यापी हरिजन यात्रा 1933 से 34 के दौरान उन पर हत्या पर एक असफल प्रयास किया गया था जिसमें वे बाल बाल बच गए थे। यह घटना किस नगर में हुई थी? ये हुई थी नगर में। आंसर हो जाएगा पुणे में। कहाँ पर? पुणे, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 का, ठीक है। आगे थे क्वेश्चन 101 नंबर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के बारे में विचार करना है। कौन सा गलत है इसमें? HSRA के बारे में जो गलत है ये हो जाएगा क्या? सोचो क्या गलत है इसमें। देखो, ये प्रसिद्ध घोषणा पत्र बम का दर्शन, ठीक है, ये भगवती चरण भगवान ने लिखा था, ना कि सचिंद्रनाथ ने। राइट, आंसर क्या होगा? डी, गलत हो जाएगा। 102 नंबर आते हैं। सूची 2 को मैच करना है। इनका अधिवेशन, वर्ष, स्थान और यहाँ पर मुख्य इसके परिणाम क्या क्या थे। 110 आते हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ से, सॉरी 102 नंबर पहला स्टेटमेंट है यहाँ से, ये हो जाएगा आपका, हाँ पहला बोला 1928 कलकत्ता, 1928 कलकत्ता हो जाएगा आपका। ये नेहरू रिपोर्ट अस्वीकार करने के लिए अंतिम चेतावनी, अल्टीमेटम। 1929 लाहौर, ये हो जाएगा 1929 लाहौर, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव, ठीक है। कराची 1931 गांधी फिल्म समझौते का अनुमोदन और मद्रास साइमन आयोग के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 102 का सही आंसर जो होगा यहाँ पर 102 का सही आंसर क्या होगा? डी करेक्ट है। 103 नंबर है। 103 बोला है, प्रिंस ऑफ वेल्स के पटना आगमन के अवसर पर निम्नलिखित में से किस तिथि को पूर्ण हड़ताल तथा सुनसान सड़कों के माध्यम से उनका विरोध किया गया था? 103 का आंसर हो जाएगा करेक्ट यहाँ से सी 22 दिसंबर 1921 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। प्रिंस ऑफ वेल्स ने असहयोग आंदोलन के चरम के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए भारत का दौरा किया था। वे 22 दिसंबर 1921 को पटना पहुंचे थे और कांग्रेस और खिलाफत समितियों के निर्देशन पर बिहार ने इस दिन अत्यंत सफल और शांतिपूर्ण हड़ताल का आयोजन किया था और पटना की सड़कें पूरी तरह से सुनसान थी और बाजार बंद थे। लोगों ने कड़ा बहिष्कार किया था, ठीक है। आंसर सी करेक्ट है यहाँ से 22 दिसंबर 1921। 104 है, असहयोग आंदोलन के दौरान 1921-22 के दौरान अवध क्षेत्र में निम्न जातियों में से किसान के बीच चलाए गए एक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? एक आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? मदारी पासी इसका सही आंसर होगा, जो एक हाशिए पर रहने वाली निम्न जाति से संबंधित थे और ये 1921 के उत्तरार्ध में अवध क्षेत्र, हरदोई, बहराइच, सीतापुर जैसे जिलों में एकता आंदोलन के लेकर के केंद्रीय व्यक्ति के रूप में उभरे थे। जबकि उत्तर प्रदेश में पहले के किसान सभा आंदोलन के नेतृत्व उच्च जाति के नेताओं की कांग्रेसियों जैसे कि बाबा रामचंद्र उनके द्वारा किया गया था। एक आंदोलन जमीनी स्तर के नेतृत्व को बदलाव को चिन्हित किया गया था और किसान उन लगानों को पीड़ित थे जो दरों से 50% से अधिक होती थी। क्वेश्चन नंबर आ गया था 105। कथन है कारणार। लखनऊ समझौता 1916 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में हिंदू मुस्लिम राजनीतिक एकता का सर्वोच्च बिंदु था। 105 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड बात है, इस समझौते में कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल सेपरेट इलेक्टोरेट्स को स्वीकार किया था, जिसके बदले मुस्लिम लीग ने सुशासन या बोल सकते हो सेल्फ गवर्नेंस की मांग का समर्थन किया था। दोनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? व्याख्या कर रहा है, आंसर व्याख्या भी कर रहा है, एक करेक्ट हो जाएगा।
106 बोला है कि वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन जो है उसकी प्रेरणा स्रोत और मुख्य रूप से उद्घोष थीम सॉन्ग्स निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान बना था। 106 का आंसर हो जाएगा, ये बना था स्वदेशी आंदोलन। ये यहाँ से आंसर होगा। वंदे मातरम बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वतः स्फूर्त विषय गीत और युद्ध घोष बन गया था। ये गीत मूल रूप से बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1870 के दशक में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 107 है, निम्नलिखित में से स्वदेशी स्वयंसेवी संगठन और उनके जो स्थान है उसके युग्मों से मिलान करना है। देखते हैं क्या सही होगा। 107 में आंसर हो जाएगा, पहला बोला है कि स्वदेश बंधु समिति बारी साल। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, सही है। सेकेंड, अनुशीलन समिति कलकत्ता, यह भी करेक्ट है। तीसरा, स्वदेशी वस्तु प्रचलनी सभा बंबई। तीनों करेक्ट है, 1 2 3 आंसर 1 2 3 डी करेक्ट है। क्वेश्चन 108, सूची 1 सूची 2 को मैच करते हैं। पाई का विद्रोह कब हुआ था? पाई का विद्रोह किसके टाइम पे हुआ था? कौन था इस समय यहाँ पर इसका संबंध नेता? करेक्ट आंसर हो जाएगा 108 का। यहाँ से क्या होगा, सोचो, देखो मैच करेंगे तो आंसर हो जाएगा यहाँ से पाई का विद्रोह बक्सी जगबंधु, ठीक है। उसके बाद पागलपंथी टीपू शाह, रामोसी विद्रोह चित्तूर सिंह, अहोम विद्रोह गोमधर कोंवर। करेक्ट आंसर ए सही है। 110 नंबर है। 109 नंबर, भारत में दल बेदल विरोधी कानून के बारे में विचार करना है। किसी सदन का एक निर्दलीय सदस्य यदि वह अपने निर्वाचन के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसे सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। पहली बात क्या होगी, 109 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सेकंड बात है, किसी सदन का एक मनोनीत सदस्य यदि वह सदन का सदस्य बनने के लिए 6 माह के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो उसे अयोग्य घोषित करेगा। गलत है, अयोग्य घोषित सदस्य नहीं करेगा। तीसरा है, यह कानून दल बदल मामलों में निर्णय लेने के लिए पीठासीन अधिकारी के लिए 6 माह की एक कठोर समय सीमा निर्धारित करता है। तीसरी बात गलत है, 3 माह की अवधि होगी ना कि 6 महीना की, ठीक है। तो सिर्फ पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी सब गलत है, एक बात सही होगी। 110 नंबर है, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा की विशेष शक्ति के बारे में विचार करना है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित एक संकल्प संसद को राष्ट्रहित में राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अनुमति देता है। पहली बात क्या है, 110 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। सेकेंड बात है, सेकेंड बोल रहा है कि ऐसा संकल्प राज्यसभा द्वारा उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों को साधारण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। सेकेंड बात गलत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि विशेष बहुमत से ना कि साधारण बहुमत से। इस प्रावधान के तहत संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून संकल्प न लागू होने तक न रहने के लिए 6 महीने के बीत जाने पर निष्प्रभावी हो जाएगा। करेक्ट है, 1 और 3 सही है। 110 का आंसर 1 और 3 बी करेक्ट आंसर 110 का। एक 111 नंबर क्वेश्चन है। 111 है, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड की कक्षा अत्यधिक दीर्घवृत्ताकार या एलिप्टिकल होती है? एलिप्टिकल मतलब इंग्लिश में एलिप्स है ना। तो 111 का जो आंसर हो जाएगा करेक्ट क्या होगा, 111 का सही आंसर धूमकेतु कॉमेट इसका सही आंसर होगा। धूमकेतु की अत्यधिक दीर्घवृत्ताकार कक्षा होती है जो उसे सौरमंडल के दूरस्थ क्षेत्रों के सूर्य तक फिर से वापस ला जाती है। क्वेश्चन 112, भारत के संविधान के संबंध में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के संबंध में विचार करना है। भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता की नकारात्मक अवधारणा को अपनाता है, अर्थात धर्म के राज को पूर्ण पृथक्करण जैसा कि उनके पक्षपात में देशों में प्रचलित है। 112 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। पहली बात गलत है, क्योंकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता को अक्सर सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता या सिद्धांतगत धर्म दूरी के रूप में वर्णित करता है। कुछ पश्चिमी देशों में मौजूद धर्म और जाति के बीच सख्त पृथक्करण की दीवार नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता जिसको बोलते हैं उसके विपरीत है। सेकेंड बात है, वर्ष 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द को स्पष्ट रूप से जोड़े जाने के लिए पूर्व में संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धर्मनिरपेक्ष प्रावधान विद्यमान थे। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा है, राज्य सामाजिक सुधार उद्देश्य से धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता था, जैसे सामाजिक स्वरूप वाले
हिंदू धार्मिक संस्थानों को सभी वर्गों के हिंदुओं के लिए खोलना। तीसरा करेक्ट है। आंसर 2 और 3 सही है, तो बी आंसर करेक्ट होगा। 113 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन या किस वैश्विक स्वास्थ्य सेवा कंपनी ने हाल ही में WHO ने फाउंडेशन के साथ मिलकर भारत में विद्यालय आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से बाल्यावस्था, मोटापा, चाइल्डहुड ओबेसिटी की रोकथाम हेतु सहयोग किया था? आंसर क्या होगा? 113 का आंसर हो जाएगा यहाँ से नोवो नॉर्डिस्क, इसका सही आंसर होगा ए नंबर। नोवो नॉर्डिस्क की स्थापना 1923 में हुई थी। इसका मुख्यालय डेनमार्क में है, जिसका मधुमेह जैसी जो दीर्घकालिक बीमारियों से निपटने का लंबा इतिहास रहा है। 114 नंबर है, 114 है, उपग्रह आधारित इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए मेघालय सरकार द्वारा हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन AMU संबंध में विचार करने, मतलब MU मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ना। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? 114 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बोला स्टेटमेंट कि मेघालय स्टारलिंक के साथ औपचारिक साझेदारी करने के लिए पूर्वोत्तर भारत का पहला तथा भारत का तीसरा राज्य बन गया है। 114 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड, स्टारलिंक कम विलंबता लो लेटेंसी डेटा संचालित होता है सुनिश्चित करने के लिए मुख्यतः भू-स्थिर कक्षा में स्थित संचार उपग्रह के नेटवर्क का संचालन करेगा। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि स्टारलिंक में निम्न कक्षा में स्थापित को लेकर के शामिल होगा। ठीक है। तीसरी बात है, मेघालय से पहले महाराष्ट्र के और गुजरात के राज्यों में स्टारलिंक के साथ औपचारिक साझेदारी कर ली है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1 और 3 करेक्ट है। ठीक है। और ये भू-स्थिर कक्षाओं में के अंतर्गत इसमें नहीं होगा ना, किसमें होगा? ये LEO मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में। 1 3 करेक्ट है। आंसर यहाँ से सी। क्वेश्चन 115, PM राहत योजना का मुख्य उद्देश्य किस श्रेणी के वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना होगा? आंसर हो जाएगा 115 का करेक्ट आंसर दुर्घटना के शिकार जो व्यक्ति होते हैं उन पर। ठीक है। PM राहत योजना का उद्देश्य दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को नगद रहित आपातकालीन उपचार उपलब्ध कराना, और ये योजना आपातकालीन चिकित्सा देखभाल के समय आर्थिक बाधा को दूर करती है और स्वास्थ्य सुरक्षा तथा सड़क सुरक्षा शासन को संबंधित कल्याणकारी उपाय बताती है। 115 बी। 116 निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत को वैश्विक जैव औषधि बायोफार्मा निर्माण के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखती है? आंसर के 16 को जाएगा करेक्ट यहाँ से बायोफार्मा शक्ति योजना, बी करेक्ट आंसर है। 117 नंबर है 17, इलेक्ट्रिक ट्रकों को प्रोत्साहन करने के लिए भारत की पहली योजना किस पहल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा 117 का करेक्ट आंसर, ये संबंधित है PM-E ड्राइव पहल से, जिसे 2025 में जुलाई में भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। इस योजना का PM-E ड्राइव पहल के अंतर्गत लागू किया गया था, और ये भारत की पहली समर्पित योजना है जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक ट्रकों को प्रोत्साहन देगा। ये 118 है, भारत द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया ध्रुव 64 किस क्षेत्र से संबंधित है? 118 का आंसर हो जाएगा ध्रुव 64 जो संबंधित है, ये संबंधित है सेमीकंडक्टर और माइक्रो प्रोसेसर तकनीकी। ठीक है। बी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। 119 नंबर है, कौन सा भारतीय और गैर लाभकारी संगठन रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय संगठन बन गया है? 119 का आंसर हो जाएगा एजुकेट गर्ल्स, इसका सही आंसर होगा। एजुकेट गर्ल्स इसका करेक्ट आंसर होगा। एजुकेट गर्ल्स फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल ग्लोबली, जिसकी स्थापना 2007 में राजस्थान के सफीना हुसैन द्वारा की गई थी और वर्ष 2025 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय संगठन बना था। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, और इस संगठन को ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं के नामांकन बढ़ाने को लेकर सामुदायिक आधारित दृष्टिकोण के लिए सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन 120 आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2025 किस कृति से जीता है या किस कृति ने मिला है इसको? करेक्ट आंसर 120 का हो जाएगा, ये मिला है हार्ट लैम्प, इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के बारे में विचार करना है। ये डी गुकेश को मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पहला 121 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा एकदम। मनु भाकर को मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तीसरी बात है, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार भारत का
सर्वोच्च खेल सम्मान होगा। तीसरी बात भी करेक्ट है। आंसर 1 2 3 डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 122 है 122। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सुपर स्वच्छ लीग शहरों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर किस शहर ने प्राप्त किया है? 122 का आंसर हो जाएगा, ये प्राप्त किया है किसने? इंदौर इसका सही आंसर है, सी नंबर। ठीक है, इंदौर करेक्ट आंसर होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 में इंदौर ने स्वच्छ लीग शहरों में नई श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और दूसरे स्थान पर नवी मुंबई और तीसरे स्थान पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ इसमें, जो स्वच्छ शहर जो लीग है उसमें नई श्रेणी के हिसाब से प्रथम स्थान पर इंदौर, दूसरा स्थान सूरत। इंदौर पहला, दूसरा सूरत, तीसरा नवी मुंबई। और नवी मुंबई काफ़ी सफाई भी है वहाँ। ठीक है, अभी मैं नवी मुंबई में ही था, कुछ करीब वन मंथ से मैं नवी मुंबई में ही था। कुछ मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, आपको दिखाया भी था कि बैकग्राउंड में इतना वॉइस है। और मैं नवी मुंबई के कई सारे टेंपल भी आपको मैंने टेलीग्राम पर दिखाया था जहाँ मैं गया था, है ना। एक वहाँ वाटरफॉल है नवी मुंबई से काफ़ी आगे, जो पुणे से पहले पड़ता है, करजत, है ना, वो भी बहुत अच्छा है। मैंने सब आपको दिखाया हुआ था जहाँ पे मैं गया था। तो नवी मुंबई जो स्वच्छता को लेकर के मैंने देखा, जब देखो स्वच्छता को लेकर के तीसरे नंबर पर मुंबई है, वो भी काफ़ी साफ़ है। तो दूसरे नंबर पे क्या सूरत है, सूरत और साफ़ होगा, और इससे ज़्यादा साफ इंदौर होगा, है ना। तो इंदौर तो भी नहीं गया मैं, लेकिन नवी मुंबई को देखते हुए अगर थर्ड नंबर पे वो है तो पहले नंबर वाला भी और साफ़ होगा उससे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। आंसर क्या होगा? देखो, ये रिपोर्ट जो आती है, रिपोर्ट ऐसा नहीं कि सब फेक रिपोर्ट होती है। ये रिपोर्ट जो आई है ना, इसके हिसाब से सही है ये, है ना। आगे आते हैं, क्वेश्चन 122 का आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर है। 123 नंबर, विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थानों के लिए 13,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिकाओं तक मुफ्त पहुंच प्रदान करने के लिए हेतु वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पोर्टल आधिकारिक तौर पर कब लॉन्च किया गया था? 123 का आंसर हो जाएगा, ये लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2025 को। ठीक है, करेक्ट आंसर है। 124 नंबर है, राज्य योजनाएं और यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है उसके बारे में सूची, और जो सूची 2 केंद्र शासित प्रदेश योजनाएं। पहला है सुभद्रा योजना। सुभद्रा योजना क्या होगी? ये हो जाएगी कहाँ से? ये ओडिशा। ठीक है, सुभद्रा योजना ओडिशा की है, जो 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को प्रति वर्ष 10,000 रुपये प्रदान करती है। लखपति दीदी बिटिया योजना दिल्ली की है। कहाँ की है? दिल्ली की है, जो बालिका के जन्म के बाद किस्तों में करीब 56,000 रुपये जमा करती है, जो 21 वर्ष की आयु तक बढ़कर 1 लाख रुपये से अधिक हो जाता है। महाजी घर योजना गोवा की है, जिसे सरकारी स्कूल में भूमि पर बने घरों को नियमित रूप से डिजाइन करने को लेकर है। ठीक है, और निजुत मोइना 2.0 योजना असम की है, और ये उच्च शिक्षा प्राप्त करने को लेकर महिलाओं को, जो बालिका होती है, उनको मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आंसर क्या होगा? 124 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इनमें से कौन सी ऐसी योजना है जो महिलाओं या बालिकाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है? 4 बातों दे देगा आपको, कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी निजुत मोइना 2.0 असम की। ठीक है, ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा अलग बनाने की कोशिश करता है। जो भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम है ना, क्वेश्चन बनाएंगे उसी से, लेकिन कुछ अलग सोचता है कि यहाँ पर क्या अलग क्रिएट किया सकता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। 125 नंबर है क्वेश्चन, मई 2026 में नई दिल्ली में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में जापान का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किसने किया था? आंसर हो जाएगा 125 का करेक्ट आंसर ये किया है मोतेगी तेशिमित्सु, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? 125 का बी करेक्ट आंसर। यहाँ से जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु ने मई 26 में नई दिल्ली में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया था, और इस बैठक में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधित्व वहाँ के विदेश मंत्री सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने किया था। क्वेश्चन नंबर 126 है 26, G20 शिखर सम्मेलन के बारे में विचार करना है। वर्ष 2025 में 20वां G20 शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था, जो अफ्रीकी महाद्वीप पर आयोजित पहला G20 शिखर सम्मेलन था। 26 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, नहीं, पहला करेक्ट है। सेकेंड बात है, सेकेंड बोला वर्ष 2026 में 21वां G20 शिखर सम्मेलन मियामी फ्लोरिडा अमेरिका में प्रस्तावित है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, सी 126 का आंसर होगा। 127 नंबर है, लद्दाख क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अप्रैल 2026 में मनाया गया? 127 का करेक्ट आंसर है, ये मनाया गया था सी एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल, इसका सही आंसर होगा।
ठीक है, जिसमें से खुबानी फूल महोत्सव का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन ठंडे रेगिस्तान क्षेत्र वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक बताता है। 1 जनवरी 2027 से शुरू होने वाले कार्यकाल के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? इसका पहला चुनाव होगा। 128 का आंसर हो जाएगा ये बी, किर्गिस्तान इसका सही आंसर होगा। किर्गिस्तान अपने पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में चुना गया है और ये अन्य 4 नवनिर्वाचित सदस्यों के साथ इसका कार्यकाल अधिक तौर पर 1 जनवरी से शुरू होगा। आगे आते क्वेश्चन 129 नंबर सिपरी ईयरबुक 2026 के अनुसार परमाणु हथियारों को रखने के मामले में भारत का वैश्विक स्थान कौन सा है? वैश्विक स्थान भारत का जो हो जाएगा 129 का हो जाएगा छठा है, 6 नंबर पे। ठीक है, आगे आते हैं। छठा है, 5वां होना चाहिए। छठा है सिपरी मिलिट्री एक्सपेंडिचर डेटाबेस के आंकड़ों के अनुसार 2025 में भारत का रक्षा व्यय करीब 92.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था, जिससे विश्व स्तर पर यह 5वां सबसे बड़ा सैन्य व्यय करने वाला भारत का देश बन गया है ना। सैन्य व्यय करने वाला 5वां भारत का देश बना है और कुल वैश्विक जो होगा उसका खर्च 3.2% करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? और करेक्ट आंसर ठीक दे रखा है, डी होगा, छठा आंसर है ना। आगे आते हैं 130 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश ने 2050 तक पूरी तरह से जीवाश्म ईंधन मुक्त युद्ध होने को लेकर के व्यापक रोडमैप तैयार किया है, जिसने 2030 तक अपनी ऊर्जा प्रणाली को कोयले को पूरी तरह से समाप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है? आंसर 130 का हो जाएगा, फ्रांस इसका करेक्ट आंसर है। कार्बन उत्सर्जन के लिए कम करने के लिए भारत ने और जापान के आधिकारिक तौर पर 8 जून 2026 को पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के तहत संयुक्त क्रेडिट तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। क्वेश्चन 31 जून 2026 में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए किस देश द्वारा सिर्फ सोशल मीडिया एक्ट नामक एक व्यापक ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक पेश किया गया था? आंसर हो जाएगा कनाडा इसका सही आंसर है, सी। ठीक है, क्वेश्चन 132 17 जनवरी 2026 को ऐतिहासिक हाई सीज ट्रीटी आधिकारिक तौर पर लागू हो गई थी और इस कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते का एक प्राथमिक उद्देश्य क्या था? इसका प्राथमिक उद्देश्य था कि किसी देश के भीतर अधिकार क्षेत्र से परे अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र जीवन को जैविक विविधता की रक्षा करना। आंसर क्या होगा? 32 का डी करेक्ट है। 33 नंबर आते हैं 133। इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय लवणता कांग्रेस की सफलतापूर्वक मेजबानी की, जिसका मुख्य फोकस मिट्टी और जल की लवणता से प्रभावित परिस्थिति तंत्र की बहाली पर था? आंसर हो जाएगा 133 का करेक्ट आंसर। यहां से स्टेटमेंट देखते हैं। 133 का करेक्ट आंसर होगा, जो सही आंसर है ये हो जाएगा ICCARI, ये इसका आंसर है, इंटरनेशनल सेलिनिटी कांग्रेस है ना ये। आगे आते क्वेश्चन 134 नंबर है। हाल ही में करहान टेपे पुरातत्विक स्थल पर मानव चेहरे की नक्काशी वाला 12,000 साल पुराना टी आकार का स्तंभ खोजा गया। ये स्थल किस देश में स्थित है? 134 का आंसर हो जाएगा, ये स्थित है कहाँ पर? तुर्की है, ए करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन है 135 नंबर 135 नंबर। सूची 2 को मैच करना है, अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि सदस्यता और इसके साथ सम्मिलित करना है। मालदोवा क्या हो जाएगा? मालदोवा का हो जाएगा यहाँ से ए का 2, मतलब कहने का अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ऐसे का 107वां सदस्य बनाए। तुवालू क्या हो जाएगा? बी का 4, मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण जो है उसमें आयुसियन का 90वां सदस्य बनाइए। ठीक है, आगे ए का 2, बी का 4 है ना। आगे है रूस आपका हो जाएगा सी का 1, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला देश, और बुल्गारिया यूरोजोन का 21वां सदस्य बनने की मंजूरी दी थी। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका यहां से डी करेक्ट है। आगे आते क्वेश्चन 136 नंबर। अनुप्रस्थ तरंगों के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, देखते हैं।
अनुप्रस्थ तरंगों में कणों का विस्थापन तरंग के संचरण की दिशा में समानांतर होता है। पहली बात 36 का यहाँ से क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। पहली बात गलत हो जाएगी, सही नहीं है पहला, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंगों में कणों का विस्थापन तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होता है, समानांतर नहीं होता है। यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंगें गैसीय माध्यम से संचारित नहीं हो सकती हैं, सेकेंड बात एकदम करेक्ट है। तीसरा है कि द्वितीयक भूकंपीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगों का एक प्रकार होता है, करेक्ट है। 2 और 3 करेक्ट है। 36 का आंसर 2 और 3, 36 का आंसर 2 और 3, बी नहीं, सी करेक्ट है। 137 नंबर है। 1905-1906 के प्रारंभ किए गए क्रांतिकारी जनरल वंदे मातरम के संपादक कौन थे? आंसर 137 का हो जाएगा, ये थे कौन, अरविंद घोष इसका सही आंसर है, सी स्टेटमेंट करेक्ट आंसर होगा। 138 नंबर आते हैं। किस क्रांतिकारी ने लाहौर जेल में राजनीतिक बंदियों को दर्जा देने की मांग को लेकर 63 दिनों का ऐतिहासिक आमरण अनशन किया था? करेक्ट आंसर 38 का हो जाएगा, ये किया था जतिन दास, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। जतिन नाथ दास, शॉर्ट में उनका बोलते हैं जतिन दास, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के कुशल बम निर्माता थे और लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर भूख हड़ताल शुरू की थी और यह आंदोलन भारतीय कैदियों के साथ यूरोपीय कैदियों की तुलना में किए जा रहे अमानवीय और अस्वच्छ व्यवहार का विरोध में था। उन्होंने मांग की थी कि उन्हें समान अपराधियों की बजाय राजनीतिक बंदी का दर्जा दिया जाए। आंसर 138 का बी। 39 नंबर है। मेघालय पठार के संबंध में विचार करना है। यह मुख्यतः अर्किन कॉलिन कॉर्डजाइट सिफ्ट तथा सेलों से निर्मित है। 39 का पहला स्टेटमेंट क्या आएगा? 39 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड बात है पठार सर्वोच्च बिंदु शिलांग होगा, पठार का सर्वोच्च बिंदु शिलांग है। तीसरी बात है यह मुख्य प्रायद्वीप भूभाग से मालदा गैप द्वारा अलग होता है, यह भी बात करेक्ट है। 2 और 3 करेक्ट हैं, आंसर यहाँ से क्या होगा, पहला भी करेक्ट था, 1 2 3 सभी तीनों। 140 नंबर है। कौन सी पर्वत श्रेणी एक प्रमुख प्राकृतिक विभाजक के रूप में काम करती है जो उत्तर में गंगा नदी बेसिन और दक्षिण की भारत नदी की प्रणालियों को अलग करेगी? आंसर 140 का हो जाएगा करेक्ट, क्या ए करेक्ट है, विंध्य पर्वतमाला इसका सही आंसर होगा। 141 है। नीचे दिए गए विवरण के हिसाब से आपको बताना है क्या होगा आंसर। हरदीप जगजीत और रोहन ईमानदार है, कमल जगजीत और गौरव महत्वाकांक्षी हैं, रोहन जगजीत और कमल मेहनती हैं, गौरव हरदीप कमल बुद्धिमान है, इनमें से कौन ना तो महत्वाकांक्षी ना ही मेहनती? आंसर हो जाएगा 141 का, सॉल्व करोगे तो हरदीप इसका आंसर आएगा। 142 एक कक्षा में कुल 25 छात्र हैं, ममता की रैंक 8वीं है तो उसके ऊपर की रैंक कितनी होगी? 42 का आंसर हो जाएगा, इसके ऊपर की रैंक यहाँ से ये 18वीं है ना, 18वां। क्वेश्चन 143 यदि प्लस का अर्थ है डिवाइड, माइनस का अर्थ है मल्टीपल, तो 8 + 6 - 3 का वैल्यू कितनी आएगी? 43 का आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 4, करेक्ट आंसर होगा बी। 44 है पी क्यू आर का भाई है, पी क्यू और आर का भाई है, पी क्यू और आर का भाई है, ठीक है। एस आर की माता है, टी पी के पिता है, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह निश्चित रूप से सत्य नहीं बता सकता है? आंसर हो जाएगा 44 का, करेक्ट आंसर यहाँ से डी, टी क्यू का पति है। 45 नंबर है। किसी निश्चित कुट भाषा में मोशन को 10 लिखा जाता है और सी कुट भाषा में टिम्बर को क्या लिखा जाएगा? 45 का सही आंसर हो जाएगा, उसे लिखा जाएगा 17 ठीक है। आगे आते क्वेश्चन 146 नंबर, पूरा रीड करो क्वेश्चन। 250 प्रति किलोग्राम तथा 300 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 2 प्रकार की चाय पत्ती को तीसरी प्रकार की चाय पत्ती में 1:1:2 के रेशियो में मिलाते हैं। यदि मिश्रण का मूल्य 350 रुपये प्रति किलोग्राम है तो मिश्रण का मूल्य 350 प्रति किलोग्राम है तो तीसरी प्रकार की चाय का मूल्य कितना होगा? आंसर हो जाएगा 46 का सही आंसर सी, मतलब 425 रुपये प्रति केजी। 47 है। एक कक्षा में 29 लड़के हैं और 21 लड़कियां हैं। लड़कों के गणित में औसत अंक 89 है जबकि लड़कियों की औसत अंक 91 है। पूरी कक्षा में गणित का औसत अंक क्या होगा? 47 का आंसर हो जाएगा करेक्ट, यहाँ से ये हो जाएगा 89.24, 89.84 है ना, डी करेक्ट है यहाँ से।
4492/50 करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। 48 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4-5 था। 5 वर्ष बाद ए बी की आयु का अनुपात 6-7 होगा। यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है, ए की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु का रेशियो क्या है? आंसर हो जाएगा 48 का करेक्ट आंसर यहां से बी करेक्ट है, 5:4। संख्या 8 2 1 3 4 5 9 में प्रत्येक अंक बाएं से दाएं क्रम में आरोही क्रम में सजा जाता है। मूल संख्या तुलना में नई संख्या में कितने अंक अपनी जगह पर वहीं पर रहेंगे? आंसर 149 का हो जाएगा करेक्ट। क्या हो जाएगा? सी मतलब 2 इसका सही आंसर है, क्योंकि स्थिति के अनुसार केवल 2 अंक है और 9 अंक अपने मूल स्थिति में ही रहेंगे। 150 149 149 तो हो गया ना, 49 में आंसर क्या आया? सी आया। 50 आते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा। 2 खिलाड़ियां 220 मीटर के वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहे होते हैं। रवि की गति 22 मीटर पर सेकेंड है ना। कपिल की गति 11 मीटर पर सेकेंड। दोनों ने एक ही समय पर और एक ही बिंदु से समान दिशा में शुरू करते हैं। वे पहली बार कितने सेकंड में मिलेंगे? आंसर 150 का करेक्ट आंसर सी 20 सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप से हम लोग ने 150 क्वेश्चन BCW टेस्ट का खत्म कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगला पेपर हम लोग करेंगे BCW का जो तीसरा पेपर है वो, या तो फिर और भी जो कोचिंग है उसका यहाँ पर पहला जो पेपर आएगा अभी रिसेंटली 2.0 का, वो हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देख चुके हैं इससे पहले किसका, एडुटेरिया का पहले देखा था। ठीक है, एडुटेरिया का दूसरा हो चुका है अभी संडे को 2 दिन पहले, वो भी हम लोग अगर कोशिश करेंगे, मुझे मिल गया होगा तो मैं आज आपको कराऊंगा वो भी। राइट, एंड करते हैं। आपको जितने भी टॉपिक यहाँ पर आए क्वेश्चन में, वो सब टॉपिक के हिसाब से आपको डीप पढ़ते जाना है और रिवीजन करते जाना है। ठीक है, ज़्यादा टेस्ट पे भरोसा नहीं करना है ना। टेस्ट आप कैसे सॉल्व करना, जितने टॉपिक आए वो सब टॉपिक को लिस्ट बनाओ, लिस्ट बना के इनको डीप में जाके पढ़ो, सबसे अच्छा तरीका है लास्ट टाइम पे पढ़ने का। आपके पास अभी 1.5 महीना पूरा है, अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, 2 महीने नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आपका 15 दिन लास्ट का छोड़ सकते हो, है ना। तो 1.5 महीना आपके पास पूरा है। एंड करते हैं, अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, UPSC नॉलेज ट्रैक और दिल्ली UPSC नॉलेज ट्रैक दोनों है। दोनों पर यूट्यूब चैनल भी है, दिल्ली UPSC नॉलेज ट्रैक और UPSC नॉलेज ट्रैक, आप दोनों पर देख रहे हो ये अपना जो वीडियो है टेस्ट नंबर 2। ठीक है, एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।